हमारा जिला हेडक्वार्टर का मुद्दा है, ये व्यक्तिगत एक विधानसभा का है, इसका वर्षों से समाधान नहीं हो रहा। या ये मान के चलो कि 150 के आसपास जो महेंद्रगढ़ विधानसभा के आसपास के गांव हैं, इनको पर्टिकुलर जैसे पिछड़ा हुआ रखा गया है। तो ये मांगे अगर कोई पार्टी जैसे मानती है तब उस पर विचार किया जाएगा कि इस पार्टी को ज्वाइन किया जाए या नहीं किया जाए। वो विचारधारा हमारी कभी भी नहीं रही कि किसी पार्टी की हवा को देखकर या सत्ता के लोभ में, लालच में आकर किसी पार्टी को समय समय पर ज्वाइन किया गया। जिस प्रकार से जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिनको या तो भाजपा या कांग्रेस में महत्व नहीं मिल रहा। ये उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे अन्य पर्सनल बात हो, वो उनकी विचारधारा वहाँ पूरी नहीं हो पाई। तो उन्होंने एक रूप देखा है कि भाई ये नई पार्टी आई है तो दोनों पार्टियों में हमारी बात नहीं बढ़नी, तो इसको ज्वाइन किया जाए। जहाँ तक हमारी बात है, हम अपनी जो मांगे हैं, मेन बात राजनीति में हमारी लास्ट तक ये रहेगी, जो हमारी जो व्यक्तिगत इस विधानसभा क्षेत्र की जो मांगे हैं, जो पार्टी उसको अपने घोषणा पत्र में स्वीकार करेगी तो उसके बाद में निश्चित रूप से वे लोगों से विचार करके ज्वाइनिंग करने का विचार किया जा सकता है। नगर पालिका का जो पैसा, जो बजट रुका हुआ था, उसको सिर्फ बंदरबाट किया जा रहा है। मतलब उस पैसे को किस प्रकार से ठेकेदारों के माध्यम से बाहर निकाला जाए और किस प्रकार से उस पैसे को यूज किया जाए। सिर्फ वही काम ज़्यादा करवाए जा रहे हैं जिसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है ठेकेदारों से। तो ये एक कमीशन खोरी का बड़ा खेल जो है ना नगर पालिका में चला हुआ है। ये बार बार जैसे सड़कें भी, कहीं पाइपलाइन का भी आपने जैसे दिखाया था कि इतनी छोटी सी पाइपलाइन जो सड़कों के अंदर डाली जा रही है, क्या बरसात के मौसम में आप उसका आकलन कर सकते हो कि उस पाइपलाइन से हमारे महेंद्रगढ़ शहर का जो पानी निकल जाएगा? तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रशासन के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है महेंद्रगढ़ को लेके, जो आने वाले मतलब ऐसे विकास कार्य करवाए जाएंगे आने वाले 10 सालों तक हमें काम आए। ये तो जो 6 साल का जो बजट था नगर पालिका में, जो नगर पालिका के चेयरमैन व्यक्तिगत कारणों से नहीं लगा पाए, उसको सिर्फ बंदरबाट कुछ कामों में किया जा रहा है और ठेकेदारों के माध्यम से कमीशन खोरी का जो बड़ा खेल है वो महेंद्रगढ़ नगर पालिका में चला हुआ है। आपके प्रेजेंट में भी जो विधायक हैं, जिसको लोग दबंग नेता के नाम से जाना जाता है, जो राव दान सिंह जी, उन्होंने महेंद्रगढ़ के लिए क्या किया है? आज देखो सड़कें, मैं नान से चल के महेंद्रगढ़ आया हूँ, आज सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं, खस्ता हालात है। IMT खुडाना की बात देख लो, आपके अभी हाल में ही महेंद्रगढ़ में कितने दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई हैं, और जो आपके अपने आप को भाजपा के बड़े नेता मानते हैं वो खुद वहाँ मौजूद थे। उनकी कोई अधिकारी नहीं सुनता, या पता नहीं जानबूझ के उन्होंने किस षड्यंत्र के तहत ये मामला उठाया है, करवाया है, वो तो वही जाने। देखो, आज जो हमारे जो युवा साथी जो मेरे पास बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके जो ना हरियाणा छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं राहुल गुरिया जी, और ये राहुल शर्मा जी हैं जो उस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तो ये क्या है कि अपने को व्यक्तिगत तौर पर जो है ना, जैसे जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ में संघर्ष हो रहा है और महेंद्रगढ़ में जो सरकारें भेदभाव कर रही है, जिस प्रकार से पिछड़ापन है, तो उसको देखते हुए ये अपने संघर्ष में, अपने ग्रुप में जो है ना आज अपना मतलब समर्थन कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जो है ना अपने महेंद्रगढ़ के लिए ये जिस प्रकार से समय समय पर जो भी मांगे उठाई जा रही हैं, उसमें ये अपनी पूरी टीम की तरफ से इनका मतलब पूरा सहयोग रहेगा। विधिवत रूप से मतलब इनको हम अपने ग्रुप की सदस्यता दिलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो इसी कड़ी में जो राहुल गुरिया जी हैं जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुलदीप भाई है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सरताज जनसेवा ग्रुप ने महेंद्रगढ़ हल्के के लिए कितना संघर्ष फिलहाल कर रहे हैं। आपके पूर्व में मंत्री भी रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी के रामविलास शर्मा जी, और आपके प्रेजेंट में भी जो विधायक हैं, जिसको लोग दबंग नेता के नाम से जाना जाता है, जो राव दान सिंह जी, उन्होंने महेंद्रगढ़ के लिए क्या किया है? आज देखो सड़कें, मैं नान से चल के महेंद्रगढ़ आया हूँ, आज सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं, खस्ता हालात है। IMT खुडाना की बात देख लो, आपके अभी हाल में ही महेंद्रगढ़ में कितने दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई हैं, और जो आपके अपने आप को भाजपा के बड़े नेता मानते हैं वो खुद वहाँ मौजूद थे। उनकी कोई अधिकारी नहीं सुनता, या पता नहीं जानबूझ के उन्होंने किस षड्यंत्र के तहत ये मामला उठाया है, करवाया है, वो तो वही जाने। और भाई साहब हैं कुलदीप यादव जी, देखो समय समय पे विपक्ष और पक्ष दोनों की भूमिका ये निभाते हैं। किसी भी मामले को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। वहाँ कोई भी मामला देख लो, वहाँ पे समय पे जाके उस चीज़ का निवारण करने की हर संभव प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूं भाई साहब को कि मैं और मेरी पूरी टीम
भाई साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है इस संघर्ष के दौर में। जैसा कि आपने कहा कि मैं और मेरी पूरी जी। टीम, आपकी टीम यानी आप जिस संबंधित पार्टी से जिला अध्यक्ष का पद रखते हैं, कौन सी पार्टी आपकी? मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हरियाणा का छात्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसके साथ साथ एक दलित संगठन है राष्ट्रीय दलित जागरण मंच, उसका युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं, वहाँ पर आपका जो ग्रुप है जिसमें आप मतलब किस पद पर कार्यरत हैं, आप लोग कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जन समाज के लिए? जी बिल्कुल, छात्रों की समस्या के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। कोई भी मामला हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसमें। बेसिकली कहाँ से सर? मैं कुलताजपुर गांव से हूँ। कुलताजपुर गाँव से। तो आज नारनौल रोड से आप आए तो देखा कि नारनौल रोड कैसा है? बिल्कुल ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि क्या खस्ता हालात है महेंद्रगढ़ के। कुलदीप जी, नारनौल रोड की बात यहाँ पर आई है, 148B हाईवे या फिर अब स्टेट हाईवे हो गया, इसके ऊपर हाल फिलहाल जाम भी हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय जब आए तब उसके बाद गिरफ्तारी तक हुई, 2 FIR कटेगी, क्या कहेंगे इसमें? देखो शमशेर जी, ये जो सड़क मार्ग है इसको पिछले 10-11 साल से पूरा महेंद्रगढ़ क्षेत्र परेशान है, और समय समय पर जो भी सरकारें रहीं, जो भी उनके प्रतिनिधि रहे, वो इस प्रकार से गुमराह करते रहे कि जिस प्रकार इस सड़क मार्ग को स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले किया गया, NHAI को दिया गया, इसका नाम बदला गया, इसका प्रोजेक्ट सिस्टम बदला गया। लेकिन समस्या ये रही कि इस सड़क का जो निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए वो आज तक नहीं शुरू हो पाया। अभी सरकार ने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, फिर वापस स्टेट गवर्नमेंट को ले लिया। स्टेट गवर्नमेंट को लेने के बाद में भी इसकी DPR बनने के बाद में, टेंडर होने के बाद में इसका वर्क शुरू नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर बार बार संघर्ष किए जा रहे हैं। और जब भी संघर्ष होता है तो प्रशासन कुछ आश्वासन देने की बजाय, चाहे वो मुख्यमंत्री आए उस समय की बात हो तो पूर्व की बात हो, तो एक अन्यायपूर्ण रवैया जो अपनाकर जो है ना मुकदमे बार बार दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये सरकार का ये रवैया मैं कहूँगा गलत है, और इस सड़क मार्ग से आमजन पिछले 10 साल से परेशान है। तो सरकार को इस सड़क मार्ग का अब औपचारिकता इस पर कोई बची नहीं हुई है, तो इसका जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। शहर के अंदर बहुत सारे विकास कार्य होने चाहिए, इसी वजह से SDM महोदय जो हैं अभी विकास कार्य करवा भी रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका उनके अधीन है। लेकिन बातचीत करें कार्य की, तो कार्य कुछ ऐसे हो रहे हैं जैसे सौंदर्यीकरण से संबंधित जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी ना करके, इस विषय में क्या कहेंगे? और विशेष बात, DC ने अभी 2 दिन पहले ही अगले 6 महीने के अंदर उनकी क्या कार्य योजना रहेगी, उसके अंदर मूल जो मेन जो मतलब उनके टारगेट थे, उद्देश्य थे, उसमें दूसरे नंबर पर ही उन्होंने एक शब्द लिखा, एक लाइन लिखी जिसमें रेलवे रोड को के ऊपर भीड़ भाड़ को कम करना, ये दर्शाया। देखो जो बात SDM की आप कर रहे हो, तो सौंदर्यीकरण की आपने बात की कि सौंदर्यीकरण के काम ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगा कि नगरपालिका का जो पैसा, जो बजट रुका हुआ था, उसको सिर्फ बंदरबाट किया जा रहा है। मतलब उस पैसे को किस प्रकार से ठेकेदारों के माध्यम से बाहर निकाला जाए और किस प्रकार से उस पैसे को यूज़ किया जाए, सिर्फ वही काम ज़्यादा करवाए जा रहे हैं जिसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है ठेकेदारों से। तो ये एक कमीशन खोरी का बड़ा खेल जो है ना नगर पालिका में चला हुआ है। और ये बार बार जैसे सड़कें भी, कहीं पाइपलाइन का भी आपने जैसे दिखाया था कि इतनी छोटी सी पाइपलाइन जो सड़कों के अंदर डाली जा रही है, क्या बरसात के मौसम में आप उसका आकलन कर सकते हो कि उस पाइपलाइन से हमारे महेंद्रगढ़ शहर का जो पानी निकल जाएगा? तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रशासन के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है महेंद्रगढ़ को लेके, जो आने वाले मतलब ऐसे विकास कार्य करवाए जाएंगे आने वाले 10 सालों तक हमें काम आए। ये तो जो 6 साल का जो बजट था नगर पालिका में, जो नगर पालिका के चेयरमैन व्यक्तिगत कारणों से नहीं लगा पाए, उसको सिर्फ बंदरबाट कुछ कामों में किया जा रहा है। और ठेकेदारों के माध्यम से कमीशन खोरी का जो बड़ा खेल है वो महेंद्रगढ़ नगर पालिका में चला हुआ है। डिवाइडर बनना जरूरी है या रोड बनना जरूरी है? नहीं, ज़रूरी तो देखो कोई भी विकास कार्य होता है तो एक मास्टर प्लान, जैसे मैंने बात शब्द दोहराया कि पहले वो लिया जाता है कि भाई सबसे पहले अगर हमारे पास 50 करोड़ रुपए हैं तो किस प्रोजेक्ट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर विकास कार्यों की हम बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में कोई सबसे पहले आती है तो सड़क मार्ग आता है, क्योंकि जब भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले सड़क पर कदम रखता है, बाकी के जो कार्य हैं वो बाद में होते हैं। लेकिन यहाँ उस चीज़ को नहीं देखा जा रहा है कि भाई किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस सड़क मार्ग की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि किस कार्य को करने से कमीशन ज़्यादा मिलेगा, उस कार्य को महत्व दिया जा रहा है। मैं पुनः अपने एक सवाल को दोहराऊंगा कि आज से कुछ दिन पहले, परसों की बात है, DC साहब ने कार्य योजना में जो टारगेट रखे हैं उसमें मेंशन किया कि रेलवे रोड की भीड़ भाड़ को कम करना। हाल फिलहाल खोखे भी टूटे हैं, रेलवे रोड पर ही थे,
क्या कहेंगे इस विषय? देखो, ये जो बयान है ना डीसी का, इस बयान से और रामविलास शर्मा के और मुख्यमंत्री का जो बयान है, वो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। एक तरफ तो सरकार ये आश्वासन दे रही है, सब मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पे विवाद लगाया है कि भाई इनका समाधान किया जाएगा, अधिकारी दुकानदारों को ये कह रहे हैं कि आपका समाधान कराया जाएगा, जबकि डीसी अपने प्लान में ये कह रहे हैं कि इसको खाली किया जाएगा और इसको ये जो भीड़ भाड़ है इसको कम करी जाएगी। तो इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सरकार की जो मंशा है वो व्यक्तिगत रूप से इन दुकानदारों के प्रति नहीं है, मतलब इन दुकानदारों को दोबारा से जो बसाने की योजना है वो सरकार की नहीं है। इस बयान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी अच्छा, एक उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, अनेकों जगह सौगात देकर आते हैं करोड़ों की। यहाँ महेंद्रगढ़ शहर को ऐसा कुछ मिला नहीं और बाकी प्रतिमा का ही सिर्फ अनावरण है। उस समय आप नज़रबंद थे, उसके बाद दूसरे दिन आप सड़क पर भी गए और कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। विरोध तो नहीं था उस समय, गिरफ्तारी भी हुई। मैंने उसी समय किसी से सुना भी कि खून में ही भगत सिंह है। क्या ये सच है कि आप ये सब जो काम है वो सिर्फ सामाजिक बदलाव, विकास इसके लिए करना चाहते हैं या फिर कोई राजनीतिक लाभ है? नहीं, इसमें राजनीतिक कोई लाभ नहीं है। जहाँ तक आपने बात कही, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले करी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि उप मुख्यमंत्री हमारे महेंद्रगढ़ जिले में आ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, नहीं कोई उनसे दुश्मनी है और नहीं हमारी कोई ऐसी कोई विचारधारा है कि भाई एक सिंगल वन किसी पार्टी में हम काम कर रहे हैं और पार्टी का ऊपर से ये आदेश है कि भाई मुख्यमंत्री का विरोध ही हमने करना है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो व्यक्तिगत काम के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ जो हमारा सब डिपो जो बन के जिसका भवन तैयार है उसका वो शुभारंभ कर जाएं। इसके अलावा जो 148 भी ओल्ड जो सड़क मार्ग है महेंद्रगढ़ नारूर दादरी, इसका वो शिलान्यास कर जाएं और एक रेंजांगला शहीदी स्मारक जो विशेषकर दक्षिण हरियाणा के शहीदों के सैनिकों को इस सरकार ने घोषणा की थी और हमारी इस मातृभूमि से हर सेनाओं में जो ना जवान शहीद होते हैं और रेंजांगला की लड़ाई में हमारे चंद सैनिकों ने चाइना के मतलब हजारों सैनिकों को टक्कर दी थी। तो इस क्षेत्र की ये भावनाएं थी कि रेंजांगला की फाइल बिल्कुल पास होकर एसडीएम साहब के पास आई हुई है, तो हम ये चाहते थे कि भाई उसका शिलान्यास भी ताऊ देवलाल पार्क के साथ साथ कर दिया जाए। ये 3 मुख्य मांगे हमने रखी थी, उसमें हमने ये कहा था अगर ये कर देते हैं तो हमारा कोई विरोध नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारा विरोध है। उसके बाद में आपने कहा कि प्रशासन ने नज़रबंद किया गया, तब भी सारा प्रशासन मेरे पास आया था। उन्होंने एक बात पूछी थी कि भाई आपको विरोध करना है या आपको मांग पूरी करवानी है, तो मैंने प्रशासन से ये कहा था, चाहे वो डीएसपी बात हो चाहे उन्होंने मेरी एसपी से महेंद्रगढ़ से बात कराई, मैंने कहा था कि हमारा व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो हमने ये कहा था हम ये चाहते हैं कि ये तीनों मांग है ना ये उप मुख्यमंत्री हमारी पूरी कर दे, हमारा कोई विरोध नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने शाम को हमें ये आश्वासन दिया कि भाई आपकी उप मुख्यमंत्री से बातचीत करवाई जाएगी और आपकी जो मांगे हैं उसके प्रति वो गंभीर है, इनको पूरा करवाया जाएगा। सुबह इसके विपरीत उन्होंने जैसे अधिकारियों के बयान बदलने लगे, क्योंकि एक अधिकारी छोटा अधिकारी ये कह रहा है कि भाई आपको उप मुख्यमंत्री से मिला दिया जाएगा और डीएसपी एक रैंक का अधिकारी ये कह रहा है कि वो प्रयास करेंगे। तो हमने कहा था कि प्रयास का तो मतलब कोई क्लियर शब्द नहीं हुआ। आप उप मुख्यमंत्री जाने के बाद में ये कह दोगे कि भाई मैं तो प्रयास ही करता रह गया, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। तब हमने कहा था कि अब हम विरोध करेंगे। तो इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था और पॉलिटिकल भी कोई एजेंडा नहीं था। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इस तरह से एक्टिव जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो लास्ट में कहीं ना कहीं विधानसभा की तरफ देखते हैं। और यहाँ अपने शहर की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो 2 बड़े नेता और 2 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियाँ, दोनों का अभी तक यहाँ पर जमावड़ा रहा है। बाकी अब एक तीसरा अल्टरनेट, जैसा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को मैंडेट पब्लिक ने दिया और वहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। अब तीसरा भी एक ग्रुप आ गया कह सकते हैं यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल या तो धर्मशाला में आम आदमी पार्टी का फंक्शन हुआ, मतलब कह सकते हैं समारोह हुआ। तो क्या लगता है किसी पार्टी के माध्यम से कोई टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे आने वाले समय में? देखिए, जो पार्टी का जिसने आपने चर्चा करी, एक तो पार्टी की विचारधारा होती है जो नेशनल लेवल पर विचारधारा होती है, एक अपना जो स्टेट लेवल की होती है। लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय की मैं बात करूँ तो विधानसभा लेवल के मुद्दे हैं। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की और अन्य कार्यों की, तो हम केजरीवाल की जो पॉलिसी है उसकी समय समय पर प्रशंसा कर देते हैं कि भाई उन्होंने चाहे हॉस्पिटलों की बात हो या स्कूल एजुकेशन की लाइन की बात हो, अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि जैसे हमारा जिला हेडक्वार्टर का मुद्दा है, ये व्यक्तिगत एक विधानसभा का है, इसका वर्षों से समाधान नहीं हो रहा। या ये मान के चलो कि 150 के आसपास जो महेंद्रगढ़ विधानसभा के आसपास के गांव हैं, इनको पर्टिकुलर जैसे पिछड़ा हुआ रखा गया है।
तो ये मांगे अगर कोई पार्टी जैसे मानती है तब उस पर विचार किया जाएगा कि इस पार्टी को ज्वाइन किया जाए या नहीं किया जाए। वो विचारधारा हमारी कभी भी नहीं रही कि किसी पार्टी की हवा को देखकर या सत्ता के लोभ में, लालच में आकर किसी पार्टी को समय समय पर ज्वाइन किया गया। जिस प्रकार से जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो महत्वाकांक्षी लोग हैं जिनको या तो भाजपा या कांग्रेस में महत्व नहीं मिल रहा। ये उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे अन्य पर्सनल बात हो, वो उनकी विचारधारा वहाँ पूरी नहीं हो पाई। तो उन्होंने एक रूप देखा है कि भाई ये नई पार्टी आई है तो दोनों पार्टियों में हमारी बात नहीं बढ़नी, तो इसको ज्वाइन किया जाए। जहाँ तक हमारी बात है, हम अपनी जो मांगे हैं, मेन बात राजनीति में हमारी लास्ट तक ये रहेगी, जो हमारी जो व्यक्तिगत इस विधानसभा क्षेत्र की जो मांगे हैं, जो पार्टी उसको अपने घोषणा पत्र में स्वीकार करेगी तो उसके बाद में निश्चित रूप से वे लोगों से विचार करके ज्वाइनिंग करने का विचार किया जा सकता है। जी, अंतिम सवाल, आपका अपना सत्ता जनसेवा जो ग्रुप है, जो समूह है, इस समूह के अंदर जैसे कि राहुल जी भी आज ज्वाइन कर गए, ऐसे और भी साथी हैं, आगे क्या कार्य योजना है ग्रुप की? देखो, ग्रुप की जो बात है, ग्रुप में ये कोई पार्टी विशेष का ग्रुप नहीं है। हमारे ग्रुप में अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो कई बार आप देखते हो कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें सब पार्टियों के आदमी सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एक विचारधारा रही है कि भाई हम राजनीतिक रूप से एक नहीं हो सकते, कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कोई विचारधारा किसी न किसी पार्टी में होती है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब चाहे देश के लिए की बात हो या समाज की बात हो, तो हमें उस समय एक हो जाना चाहिए। जैसे हमारे देश के ऊपर कोई बात आ रही है तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए भाई कौन व्यक्ति किस पार्टी में है, या हमारे समाज के ऊपर, या जैसे कोरोना जैसी महामारी पीछे आई तो उस समय भी हमने जो भी प्रोग्राम करे तो एक हमारी विचारधारा है, हमने कोई पार्टी लेवल की बात नहीं देखी। जैसे गांव में चाहे सैनिटाइजर वितरण करने की बात थी तो हमने ये नहीं देखा कि उस गांव में हमारे कार्यकर्ता है तो हम ये काम करें, या वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, या अन्य जो सरपंच है भाई दूसरी पार्टी का तो उसको हम नहीं देंगे। ये विचारधारा रखी, अगर सबको मिल के साथ काम किया जाए तो ये ग्रुप ऐसा है कि इसमें हम सभी जो सामाजिक लेवल में जो काम करना चाहता है, चाहे उसकी सदस्यता अन्य पार्टी में हो, उस बात का कोई महत्व नहीं होता। तो मिल के समय समय पर काम करते हैं। ये वो सिस्टम नहीं है जैसे आपने बताया कि समाज सेवा के लोग जैसे राजनीतिक रूप से देखा जाता है, वो समाज सेवी लोग होते हैं जो विशेष समय के लिए, कुछ समय के लिए विधानसभा में आते हैं और एक समाज सेवी का एक रूप धारण कर लेते हैं। और जैसे चुनाव होता है, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कुछ समय के लिए समाज सेवी बनकर आते हैं और जैसे चुनाव खत्म होता है तो उनकी सारी विचारधारा पलट जाती हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों के दिमाग में ये भावनाएं, प्रश्न जरूर पैदा होते हैं कि जो व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है तो वो राजनीतिक रूप से आगे आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से हमने ग्रुप बनाया है उसके बाद में जो हमारी विचारधारा रही है, चाहे वो लड़की का जो कन्या कुआं पूजन हो, चाहे समय समय पर ब्लड कैंप लगाने की बात हो, चाहे समाज सेवा जब बरसात का मौसम आएगा उस समय वृक्ष लगाने की और वितरण करने की बात हो, तो ये जो परियोजनाएं हैं ग्रुप की, ये समय पर कंटिन्यू जारी रहती है। उस समय ये नहीं देखा जाता ये चुनावी माहौल है तो इसको बढ़ा दिया जाए या नॉर्मल सीजन है तो इसको कम कर दिया जाए। तो ऐसी कोई बात हमने नहीं रखी और जब तक ये संगठन चलाएंगे तो निश्चित रूप से इन सब विचारधाराओं को लेकर ही चलाएंगे। मैं अंतिम सवाल तो हो चुका, लेकिन एक छोटा सा एक और सवाल है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका ग्रुप जो है, समूह जो है, उसको ज्वाइन किया जा सकता है या अन्य माध्यम से? नहीं, सभी माध्यम होते हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ उनकी दूरियां इतनी होती है। मैं आपको एक बात इस पर बताना चाहूँगा कि जब कोरोना काल चला हुआ था तो हमने कोरोना योद्धा सम्मान की शुरुआत की थी और हमने शुरू में वो जिला लेवल पे विचार किया था कि मेंढर जिले में जिन भी व्यक्तियों ने काम किया है तो उनको सम्मानित किया जाए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पूरे देश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में दूर दूर से लोगों के मैसेज आने लगे कि भाई हमें सम्मानित करो। तो हमने उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उनका सम्मान पत्र, चाहे मेल के माध्यम से या डाक के माध्यम से भेजने का जो ने काम किया। तो ज्वाइनिंग करने का अलग अलग माध्यम है। दूर बैठा व्यक्ति वैसे भी ज्वाइन कर सकता है, जिसके पास समय है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ सकता है। ये अपना अपना सब जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं हम उसी प्रकार से उसको ज्वाइन करते हैं।